आज हम लोग वास्तविक संख्या के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखा जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 5 से 7 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस 5 से 7 क्वेश्चंस के अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन तो नहीं ही आएंगे। तो वो कौन से टॉपिक हैं या फिर वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हम लोग देख लें तो वास्तविक संख्या हमको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर देखते हैं वास्तविक संख्या के वो कौन से क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए तो हमारा वास्तविक संख्या से पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखते हैं चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करते कैसे हैं? जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा 135 और 225। क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमको निकालना है एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा? तो पहले हम एक काम करते हैं, 135 से 225 में भाग देंगे। तो 135 से जब 225 में भाग दिया जाएगा तो 135 जब 225 में एक बार में भाग जाएगा तो लिख लेंगे हम लोग 135। जब 225 में से 135 घटाते हैं देखते हैं कितना बच रहा है। 5 में से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा और ये इससे हासिल लेगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब यहाँ 90 हो गया। अब इस 90 को नोट करेंगे, फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे और 135 और अब देखते हैं यहाँ पे किससे भाग देंगे। तो इस वाली संख्या से जो यहाँ पे रहेगा उससे, यानी कि 135 में 90 से 135 से भाग देंगे तो वो एक बार में हो भी जाएगा, यहाँ बच जाएगा 90। 135 में से 90 को जब घटाएंगे तो बच जाएगा 45। अब इस 45 से भाग देंगे हम लोग 90 में तो 2 बार बचाएगा 45 90, यानी कि 45 से 100। अब इस क्वेश्चन को 135 और 225 के एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए हम लोग 135 से 225 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। 135 निकल में 135 घटाते हैं इसको तो घटाने से 90 बच रहा है। अब इस 90 को इसे निकलेंगे और इस 135 को यहाँ नोट करेंगे। 90 करने 90 अपने घटा लेंगे हम लोग, घटाने से बच जाएगा 45। फिर ऐसे करेंगे अब इस वाले 90 और 45 दूना 90, यानी कि ये कट गया। इस कट जाने के बाद यहाँ पे एचसीएफ तो यही बनेगा, जिससे लास्ट में कोई संख्या कट जाएगी यानी कि शेष नहीं बचेगा तो एचसीएफ यही वाली संख्या होगी। यानी यहाँ पे देखा जाए एचसीएफ का, तो एचसीएफ जो है वो कौन होगा? 45 होगा। लेकिन यूक्लिड के प्रयोग से एचसीएफ को कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ तरीका लगाया जाता है यूक्लिड का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको करने के लिए हम लोग देखेंगे भाज्य यहाँ पे कौन है, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? 225 में दे रहे हैं, 225 में दे रहे हैं। यहाँ भाजक कौन हुआ? जो भाग दे रहा है, यानी कि 135 कितने बार में गया है? तो एक बार में गया है। प्लस शेष बचा है कि नहीं बचा है? शेष 90 बचा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो इसके आगे हम चलेंगे, जो 0 के बराबर 0 हो जाएगा तो वही एचसीएफ बन जाएगा। तो हम लोग इसको तो कर लिए। उसके बाद 225 के बाद हम लोग भाग दिए 135 में, तो लिखेंगे 135 बराबर 135 से भाग 90 से दे रहे हैं तो 90 गुणे 1 प्लस शेषफल 45 बच रहा है। 45 कामा लगाएंगे, ये भी
वास्तविक संख्या का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है। यदि ये एग्जाम में नहीं बनता है तो कौन से क्वेश्चन होंगे जो वास्तविक संख्या से एग्जाम में आ सकते हैं, अभी उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस बराबर करें किस तरह से यानी यूक्लिड के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने की, यही तरीका, इस तरीके से सभी क्वेश्चन लगेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है जिसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। वास्तविक संख्या के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर 2 को देखते हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक विषम संख्या का 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होना। यानी कि क्वेश्चन में कहा जाएगा किसी कीजिए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ये वाले क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं ध्यान से, एकदम बहुत ही एक आसान तरीका से। इस क्वेश्चन में हमको एक बात नोटिस करनी रहती है कि किसी सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे नाम दे सकता है समपूर्णांक। तो समपूर्णांक या विषम पूर्णांक, ये दो ही नाम देंगे। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे वो लोग, एक क्वेश्चन से ये समपूर्णांक वाला भी हो जाएगा और विषम पूर्णांक वाला भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन कोई दिया रहे, चाहे वो समपूर्णांक, जब समपूर्णांक रहेगा तो यहाँ पे 2 दिया जाएगा, 4 और 6 रहेगा। लेकिन जब विषम पूर्णांक रहेगा तो विषम संख्याएं 1 3 5 रहेंगी। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मान लेंगे, माना a = 6q + r। r मतलब क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो जो r है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 6q क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन में 6q है। ऐसा हो सकता है वहाँ पे 3q रहे, 5q रहे, लेकिन हाँ इतना याद रहेगा यहाँ 3q है तो सब जगह पे 3q रहेगा, और यदि 5q है तो सब जगह पे 5q रहेगा। और यहाँ पे यदि विषम रहा तो विषम संख्याएं रहेंगी, और नहीं तो सम कहा तो सम संख्याएं रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, माना a के बराबर जो भी दिया रहेगा 6q से स्टार्टिंग है तो 6q मानेंगे, 3q से स्टार्टिंग है 3q मानेंगे, 5q से स्टार्टिंग है 5q माने, 4q से स्टार्टिंग है 4q मानेंगे, जिससे भी स्टार्टिंग है वही करेंगे। लेकिन हमेशा यहाँ r लिखेंगे, चाहे वो सम संख्या दिया रहे या फिर विषम संख्या दिया रहे। इतना करने के बाद r यानी शेष के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो लिखा जाएगा r बराबर r का मान आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और तब वहां तक लेके जाएंगे जब तक जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई थी उससे छोटा है, उसके बराबर भी ना होने पाए। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है क्योंकि ये 6 है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये 6 है, तो 6 से छोटा रहेगा। यदि यहाँ a = 3q लिखा है तो जो r का मान होगा वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा रहेगा 3q। तो r के मान हो गए, यानी 6 है तो यानी हम लोग 5 तक लिखेंगे, 8 रहता तो 7 तक ही लिखते। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, बिना कुछ लोग लिए आराम से a बराबर ऐसे मान रखते हैं, r = 0 रखने पर, r = 0 पर, तो जब r = 0 पर तो देखेंगे a का मान क्या होगा, a = 6q + r का मान 0, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6q। फिर हम r = 0 पे देख लिए तो 1 पर, तो r = 1 पर a बराबर हो जाएगा 6q + 1, फिर r बराबर कितना पर 2 पर, a बराबर 6q + 2, ऐसे ही r = 3 पर a = 6q
प्लस 3, आर बराबर 4 को देखते हैं, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, आर बराबर 5 पर ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, यानी 5 तक हम लोग को जाना था तो आर सबके मान निकल गए। अब इन मान को निकल गए तो इसमें हमसे ये कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो 6 क्यूब आ जा रहा है, एक 6 क्यूब प्लस 2 आ रहा है और एक 6 क्यूब प्लस 4 आ रहा है, जो कि ये सम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक केवल 1, 3 और 5 है। तो एक काम करते हैं हम, जो इसमें सम पूर्णांक है, यानी क्वेश्चन में कहा विषम पूर्णांक को सिद्ध कीजिए, तो विषम पूर्णांक को सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम एक काम करेंगे, वो संख्याएं जो संख्याएं विषम नहीं है उनको पहले लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे और क्या लिखना रहेगा उसको देखते हैं। एक काम किया जाएगा, लिखा जाएगा 6 क्यूब, क्योंकि ये 1 तो है ही नहीं, तो इन तीनों के अलावा जो भी आएंगे उनको लिखेंगे। जैसे ये आ 6 क्यूब, अब ये तो 1 हो गया तो 1 को छोड़ देंगे, 2 को लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 2 कामा, उसके बाद पता ही है 6 क्यूब प्लस 4 लिखा जाएगा, 6 क्यूब प्लस 4 एक, इसको लिखा जाएगा सम पूर्णांक है, यानी 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 जो है वह एक सम पूर्णांक है। लेकिन हमको तो प्रूव करना है कि 1, 3 और 5 क्या है, विषम पूर्णांक है, तो हम सम वाले को पहले लिख देंगे कि ये सब सम पूर्णांक है। लेकिन 6 क्यूब, अब आए अपने क्वेश्चन पे, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 विषम पूर्णांक हैं, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, इसी को आराम से लेंगे 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारे तरीके हैं। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाएगा। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का 6 क्यूब प्लस 1, 3, 5 के रूप का होना। ऐसे ही क्वेश्चंस में कभी काल कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक, यहाँ विषम नहीं देगा और यहाँ पे दे सकता है, सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का होता है। जब क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया सम पूर्णांक को लेकर, तो जब सम कहेगा तो निश्चित है यहाँ पे सम संख्याएं दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे माना a बराबर 6 क्यूब प्लस r, और r के जो संभव मान हो सकते हैं वो 6 से कम ही होंगे, यानी कि 0 से लेके 5 तक होंगे। तो हम लोग लिखेंगे r बराबर 0 पर, फिर वही प्रोसेस 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब 1 पर, फिर 2 पे, 3, 4, 5, यानी r के जितने संभव मान हैं उन सभी मानों तक r को निकाल लेंगे। उसके बाद a के जितने मान आ जाते हैं, तो हमको तो ये सिद्ध करना था कि धनात्मक समपूर्णांक का इस रूप में होना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब की बार क्या किया जाएगा, अब की हम लोग समपूर्णांक को न लिख के, अब की सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हम समपूर्णांक को लिखे थे, अब की बार विषम को लिखेंगे। यहाँ पे विषम कौन कौन है, 1, 3 और 5 विषम है। तो हम लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3, उसके बाद 6 क्यूब प्लस 5 एक समपूर्णांक नहीं है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे यह एक
विषम पूर्णांक है, लेकिन अब लेकिन के बाद कौन कौन छूटा है, 6q छूट रहा है, 6q + 2 छूट रहा है और 6q + 4, तो लिख लिया जाएगा 6q + 2 और 6q + 4 एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। अतः किसी भी धनात्मक, अब इसे फिर एडिट करना पड़ेगा, समपूर्णांक 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का होता है। तो इस तरीके से यानी क्वेश्चन में इतना ही बदलेगा, या तो यहाँ पे समपूर्णांक नहीं तो विषम पूर्णांक, सारा चीज करने का एकदम यही एक अच्छा तरीका है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, तमाम तरीके से लोग लगाएंगे, लेकिन ध्यान देना है यदि ये तरीका समझ में आ जाता है तो ध्यान से इसी तरीके सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। यदि इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं आया तो ज़्यादातर उम्मीद बनेगी क्वेश्चन नंबर 2 यानी ये वाला तो जरूरी आएगा। यदि ये भी नहीं आया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर अब की बार हम लोग पढ़ेंगे 3, और इन सब के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको तो हर हाल में आना ही है। फिर देखते हो कौन क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि सभी आज वास्तविक संख्या के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से सबसे अनोखा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नंबर 3 पे क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन होगा। फिर वो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन जो है तीसरा वाला जो पेपर में आ सकता है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कौन सा क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। इसमें कहा जाएगा सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें सिद्ध करना है हम लोगों को जो करड़ी में 3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से करड़ी में 3 कह देगा, करड़ी में 2 दे दिया जाएगा, करड़ी में 5 दे दिया जाएगा, वैसी संख्याओं को दिया जाएगा जिसको करड़ी से बाहर हम लोग निकाल न सके। तो इस तरह के संख्या जब क्वेश्चन को दे दिया जाएगा तो कैसे करेंगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% उम्मीद है कि इस तरह की यानी सिद्ध करना रहे करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3, यानी उसको सिद्ध करना कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि ऐसे क्वेश्चन दिया और सबसे शार्ट और बढ़िया मेथड से कैसे हम करेंगे और इजी वे में समझ में आ जाएगा, तो देखते हैं। देखिए भाई हम सबको यह एक बात ज्ञात है, किसी संख्या को ये सिद्ध करना कि वो परिमेय है, तो वो संख्याएं परिमेय कही जाती हैं जो a/b यानी कि जो बटे में लिखी जा सके। तो जो बटे में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको हम कह दें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। फिलहाल इसको हम ये कह सकते हैं कि यह एक करड़ी के जो 3 है वो करड़ी में है, लेकिन 3 को हम मतलब बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि 3 का एक एग्जैक्ट मान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से एक अपरिमेय संख्या की जाएगी। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या के रूप में बना के सिद्ध करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को तो ध्यान से देखते हैं कल किया क्या जाएगा। इस क्वेश्चन का शुरुआत से ही हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये भले ही कह रहा है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और अंत में जाकर फिर इस बात को हम लोग उल्टा कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। लिखेंगे माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इस बात को देखते हैं। क्वेश्चन तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यानी इस क्वेश्चन का विरोधाभास किया जा रहा है, यानी जो क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन से काम नहीं हो रहा है, उसका अपोजिट काम किया जा रहा है। यानी जब परिमेय मान लिया जा रहा है तो किसी भी संख्या का परिमेय होना ये बताता है कि वो संख्या बटे के रूप में है, अर्थात a/b बराबर करड़ी में 3, यानी जो करड़ी में 3 है यदि वो परिमेय है तो उसको बटे में होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कह दिए a/b बराबर करड़ी में 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं
कि लिखेंगे ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं तथा ए बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए बटा बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बात रही ए और बी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है, यानी एक पूरे अंक है, दशमलव में नहीं है, यानी कि 2/3, 4/5 इस तरह के अंकों को बोलते हैं पूर्णांक। तो ए और बी पूर्णांक है, और जब पूर्णांक है ये दोनों, तो जब बटे में है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, परिमेय संख्या है। यदि a बटे b परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है यह कर्णिक 3 के बराबर है। तो जब a बटे b परिमेय संख्या है तो कर्णिक 3 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए कर्णिक 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब a बटे b परिमेय संख्या है तो कर्णिक 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो फिर लिखा जाएगा लेकिन विरोधाभास से स्पष्ट है। अब इस लाइन को देखते हैं, ये विरोधाभास क्या लिखा जा रहा है। तो अब विरोधाभास का मतलब ये है कि हम लोगों ने शुरुआत में ही हम लोग को सिद्ध करना था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको मान के चल रहे थे कि यह एक परिमेय संख्या है, यानी हम इस क्वेश्चन का विरोध किए थे, वो अपरिमेय कह रहा था और हम लोग परिमेय से सिद्ध किए थे। तो हम लोग जब इसको परिमेय माने तो यहाँ तक तो चले आए कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन बात अब हमको याद करनी है कि हम लोगों ने क्वेश्चन का विरोध किया था, तो क्वेश्चन को विरोध को यहाँ पे स्पष्ट किया जाएगा, यानी क्लियर किया जाएगा कि जो विरोध है उसको भी सीधा किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा लेकिन प्रश्न के विरोधाभास से स्पष्ट है कि कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जिस भी क्वेश्चंस को हमको सिद्ध करना रहे कि कर्णिक 3 अपरिमेय संख्या है, या फिर कर्णिक 2 अपरिमेय संख्या है, कर्णिक 5 अपरिमेय संख्या है, या कर्णिक 7 अपरिमेय संख्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से इस छोटे से तरीके से आप सिद्ध कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो भी दे दिया 2 दे दिया जाएगा तो यहाँ 2 लिख लेना है, बाकी सब जगह पे जहाँ जहाँ जो है वो सब नोट करना है, 3 फिर 2 नोट कर लेना है। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन इससे थोड़े से हट के आएंगे, वो कौन से क्वेश्चन होंगे और उनको किस तरीके से किया जाएगा देखते हैं। आने उसके आगे दूसरे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, जैसे सेम ऐसे ही दिया रहेगा और यहाँ पे क्या काम करेगा, क्वेश्चन लिख देगा सिद्ध कीजिए कि 2 कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब 2 कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मानेंगे हम लोग, फिर माना 2 कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय है उसको बटे के रूप में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 कर्णिक 5। अब इतना हो जाने के बाद हम ये देखते हैं इसके आगे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा कि जब इसमें ये परिमेय है तो हम 2 को नीचे ला लेंगे, यानी a बटे 2b हो जाएगा, यानी जो कर्णी वाला है उसको रहने देंगे, बाकी जो भी संख्या रहेंगी सब इधर ला लेंगे। बराबर बच रहा है कर्णी 5। यहाँ पे देखा जाएगा 2 a और b ये सब यहाँ पे पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा b नहीं, a बटा 2b एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो कर्णी में 5 है, यानी कि यहाँ पे जो कर्णी में 5 है वो भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। फिर लिख दिया जाएगा लेकिन विरोधाभास से स्पष्ट है कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसके करने के बाद जब कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो कर्णी में 5 के साथ जो लगा हुआ था, जो यहाँ पे 2 लगा है वह भी, अतः
2 करड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन कर देंगे। इसके अलावा ऐसे कई क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा 3 प्लस करड़ी में 2 से लिख लीजिए कि 3 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। फिर वही माना 3 प्लस 2 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ a बटे b के बराबर हम लिखेंगे 3 प्लस करड़ी में 2, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस करड़ी में 2। अब उस 3 को इधर लेके चले आएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बटा b माइनस 3 बराबर √2, यानी कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद a माइनस 3b अपान b बराबर फिर वही जो बच रहा उधर √2। इसके इतना हो जाने के बाद करड़ी में 2 चला गया, लिख लेंगे यहाँ पे जो 3 है या फिर a है और b है वो पूर्णांक है, यानी कि a माइनस 3b बाई b भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार फिर लिख लेंगे, लेकिन विरोधाभास से स्पष्ट है कि जो करड़ी में 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यानी कि कौन 3 प्लस करड़ी में 2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से करड़ी में 3 वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो हर हाल में क्वेश्चन आना है, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इन सबको देख लिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे किसी भी परिमेय संख्या का शांत या अशांत होना कैसे किया जाएगा।